वाले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीज आते हैं, ये सभी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, उनके कॉजेस के बारे में जानेंगे और उनमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को जानने से पहले हम सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो उसका वेट 300 ग्राम होता है। उनके लेयर के बारे में बात करेंगे कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं, उनके कितने चैम्बर होते हैं, कितने भाल्व प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से हार्ट है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है और हार्ट को फंक्शन करने के लिए उसे खुद भी ब्लड की जो जरूरत होती है वो कहाँ से सप्लाई होते हैं, ये सभी के बारे में जानेंगे। तब आपको बहुत अच्छे से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाएं और उसे जाकर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। फ्रेंड्स, अगर आप हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अगर आप देख चुके होंगे तब तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले उसके शेप के बारे में बात है कि हार्ट का शेप कैसा होता है, कौन शेप का होता है और होलो मस्कुलर पंप लाइक डिजाइन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है पूरे ऑर्गन में। तो ये कैसा होता है, पंप के डिजाइन की तरह यह होता है। फिर बोला गया लोकेशन कहाँ पे यह प्रेजेंट होता है, तो मेडिस्टिनल एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो हमारा ये जो थोरेसिक कैविटी है उसके मेडिस्टिनल एरिया में प्रेजेंट। मेडिस्टिनल मतलब होता है बीच एरिया में, मतलब कहने का मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया, तो यहीं पे ये बीच मेडिस्टिनल एरिया में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात किया। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट 300 ग्राम का होते हैं। लेंथ कितना होता है, 14 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चौड़ाई कितना होती है, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। चैम्बर के बारे में बात किए कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर बोलते हैं। भाल्व के बारे में बात की है कि भाल्व कितने होते हैं हार्ट में, 4 भाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड भाल्व, बाइकास्पिड भाल्व, एरोटिक भाल्व और पल्मोनरी भाल्व। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में आप उस वीडियो में देखिए तो अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ट्राइकास्पिड भाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं। बाइकास्पिड भाल्व को मिट्रल भाल्व से बोलते हैं या फिर लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे एरोटिक भाल्व है और पल्मोनरी भाल्व है, ये दोनों को हम लोग सेमी लूनर भाल्व बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा भाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि मानिए क्या है, ये मानिए रफली डायग्राम में बना हूं, हार्ट का ये डायग्राम बना हूं। तो ये जो भाल्व है, ये जो हम लोग क्या बोले कि जो ऊपर के चैम्बर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्टरियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर बोलते हैं। वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक, ओके। तो अब हम क्या बोले कि जो ऊपर के चैम्बर है और ऊपर से जो ब्लड है ये क्या होगा, सुपीरियर वेना का होगा, इंफीरियर वेना का से क्या होगा, ब्लड यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन इस साइड प्रेजेंट होते हैं और पल्मोनरी वेन इस साइड दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि पल्मोनरी वेन के मदद से क्या हुआ, ये पल्मोनरी वेन है, ये कहाँ लेके जाता है ब्लड को, ये लंग्स में लेकर जाता है। ये पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर जाता है, लंग्स में ब्लड का सप्लाई करता है। और ये जो सुपीरियर वेना का भाग और इंफीरियर वेना का भाग ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को कहाँ लेकर आता है, ये हार्ट में लेकर आता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट भाल्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड भाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड
स्पीड वाल्व बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर से यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या जाता है, लंग्स में जाता है। तो यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इस साइड में जो वाल्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो लंग्स में जो ब्लड जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। और जो एरोटिक में मतलब एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बताया कि हार्ट में जो वाल्व कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स डिजीज के बारे में कि जैसे कि आप क्या, ये पूरे हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो हार्ट को मेनली ब्लड कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई करते हैं। 2 कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज ही क्या करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। एक इस साइड में रहता है जो इस तरह से यहाँ पे पूरा ब्लड सप्लाई करता है, और एक यहाँ पे रहता है जो ऊपर की ओर इस तरह से ये ब्लड इस तरह से पूरे हार्ट को सप्लाई करता है। क्योंकि हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बेसिक बताया कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हार्ट का है उसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे डिजीज के बारे में कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीज हैं, वो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी बात करने वाले हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसे बोलते हैं। तो बोला है कि जब हमारे जैसे कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। ऊपर सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, कार्डियम, बीच वाले का तो मायोकार्डियम, और सबसे नीचे के इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो हार्ट का बेसिकली कितना हुआ, 3 लेयर हुआ। 3 लेयर पहला कौन सा हुआ, पहला को बोलते हैं एपिकार्डियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। सेकंड को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और जो इनर लेयर होते हैं, ये तो हो गया मिडिल हो गया, ये इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम को ही क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो जब क्या होता है, ऊपर आउटर जो लेयर होता है तो उसके बीच में जो स्पेस होते हैं फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बीच में, तो उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। तो जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, वहां पे उसको हम लोग क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। जब एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तब उसको पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन बोलते हैं। जब बोला है क्या कि पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन इज एक्सेस फ्लूइड between the heart and the surrounding the heart known as pericardium। जब बोला है क्या कि जो पेरिकार्डियम लेयर है और हार्ट है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड है क्या। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता क्या कि जो है वो मतलब फ्रिक्शन होने से मतलब उसको बचाता है। जैसे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, सिकुड़ता है, छोड़ता है, पंप करता है, तो उस टाइम में कंट्रैक्शन को बचाने का मतलब उसको फ्लेक्सिबल रहने के लिए या फिर उसको फ्रिक्शन से बचाता है। तो ये पेरिकार्डियल या येलो कलर का होता है। तो इसी को बोलते हैं कि जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है हमारे हार्ट में, तो इसी के कारण क्या होता है, जो जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि इसमें देखो ये ऊपर का लेयर है, अब इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगा तो क्या होगा, या नीचे के भी लेयर को तो दबाव देगा ना। तो जब नीचे के लेयर को दबाव देगा और इसका भी ऊपर का भी साइज बढ़ेगा तो क्या करेगा, अब इसमें नीचे में दबाव दे रहा है तो जो ये जो देख रहे हैं राइट एट्रियम का अगर जो साइज है, जो क्या स्पेस है अंदर ब्लड को जमा करने का, वो तो कम कर पाएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, नीचे दबाव दे रहा है। तो दबाव देने के कारण क्या हो, जो जितना
इसमें एब्जॉर्ब हो रहा था, जितना इसमें कलेक्ट हो रहा था ब्लड उतना नहीं हो पाएगा। जितना अब इसको क्या है, पहले से ये दबाव दे रहा है तो क्या करेगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जा रहा है, लेकिन इसको रिलैक्सेस होने में, फिर से इसको फैलने में दिक्कत होगा, तो अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ब्लड है जो हमारे पूरे बॉडी को सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल से हम लोग बात किए कि पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन क्या है, कि जब क्या है, जो पेरिकार्डियल लेयर है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या हो, हार्ट और पेरिकार्डियल लेयर के बीच में जब फ्लूइड का इन्फॉर्मेशन बढ़ जाता हो, एक्स्ट्रा हो जाता हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिजीज के बारे में। इसका जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मैं डिजीज के बारे में बताऊंगा, इस सबका साइन एंड सिम्टम्स लगभग सेम ही मिलेंगे, तो ऐसे को मैंने लास्ट में भी बताऊंगा। और फिर इसके जितने भी ट्रीटमेंट है, तो इसके ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट सब में एक ही तरह का यूज किया जाता है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो पहले सब डिजीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमारे जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज ही था वही हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या हो, किसी वजह के कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसमें प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को प्रॉपरली मात्रा में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होगा, जब ब्लड ही हार्ट को नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर तरह से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफरेंट प्रकार के डिजीज होते हैं, ये सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप इसे लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तो ये हार्ट में होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, उसको फंक्शन करने के लिए जो ब्लड कौन है, हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, दो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, एक ऊपर में यहाँ पे होते हैं कोरोनरी आर्टरी जो इस तरह से ऐसे करके ब्लड सप्लाई करते हैं, और एक नीचे में होते हैं जो इस तरह से ऊपर की ओर इस तरह से पूरे को ब्लड सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि जब हमारा जो ये ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, जैसे कि क्या कोरोनरी आर्टरीज है, और इसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा, या तो अल्थरोसिस के कारण। अल्थरोसिस में क्या होता है कि जब ये प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, और प्लेग का फॉर्मेशन होने से क्या होगा, ये नैरो हो गया। तो नैरो होने से क्या होगा कि अब ये जो ब्लड का फ्लो है, पहले इतना में जा रहा था, अब क्या हुआ, अब ये नैरो हो गया, ये बहुत ही पतला हो गया, तो पूरी तरह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, पूरी तरह से इस तरह से ब्लॉकेज कर जाता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो फंक्शन नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। अब इसमें जो दो वर्ड है समझने के लिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में, कि अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसे बोलते हैं, तो इट इज आल्सो नोन एज इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसको हम लोग आप क्या नाम से जानते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। इट इज अ पार्शियली और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड को ड्यू टू अर्थरोस्क्लेरोसिस। मैंने आपको बताया है क्या क्या करता है, या तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, या फिर कुछ टाइम के लिए टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इसको हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज इसलिए जानते हैं, इस्केमिया का नाम सुनेंगे। इस्केमिया किसे कहते हैं, नॉट प्रॉपरली फ्लो ऑफ ब्लड। जब किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट में क्या होता है, जब ब्लड प्रॉपरली मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्केमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का फ्लो ही नहीं मिल रहा, प्रॉपर अमाउंट में जितना हार्ट को फंक्शन करने के लिए चाहिए वो उतना अमाउंट में इसको नहीं मिल पा रहा, तो जिसके कारण इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में, तो इसके बारे में आपको पढ़ना भी है। तो अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जैसे कि मानिए कि ये क्या हुआ, ये हमारा आर्टरीज हुआ, ठीक, तो ये क्या हुआ था, जैसे कि ब्लड का ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण से, या फिर फैट प्लेट बहुत सारे होते हैं जो प्लाज्मा वगैरह ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, तो क्या किसी वजह के स्मोकिंग ये सब के कारण से क्या हुआ, जो अंदर का जो लेयर होता है वो क्या हो गया, रैप्चर कर गया। तो रैप्चर करने से क्या होता है कि यहाँ का जब इंजर्ट करेगा तो हमारे जो ब्लड का जो एंटीजेन है,
जो क्या करता है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इंजर्ड को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्लाज्मा, प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ऐसे करके सबको यहाँ पे आते हैं और इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्लेग का जैसे कि अब थोड़ा सा ही फैट की जरूरत था, फैट का जरूरत मिलने से क्या होगा, ये ठीक हो गया, या फिर प्लाज्मा को मिलने के कारण से क्या होगा, ये ठीक हो गया। लेकिन जो बाकी और चीज है जो फैटी डाइट जैसे कि प्लाज्मा हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, तो ये सब क्या होता है यहाँ पे जम जाता है, यहाँ पे स्टॉप कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जो फैटी सबस्टेंस वगैरह का जहां पे एक्युमुलेशन हो रहा था, जम रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने जाना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तो देखो अब क्या होगा कि जब कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो ब्लड का क्या होगा, फ्लो ही यहाँ पे रुक गया। अब इस साइड में क्या होगा कि यहाँ इस साइड में तो यहाँ पे ब्लड रुक रहा है, तो यहाँ पे आर्टरी पे भी ना प्रेशर पड़ेगा क्योंकि ब्लड तो प्रॉपर मात्रा में इधर पास आउट हो नहीं रहा। तो जिसके कारण से हाइपरटेंशन की केसेस हो जाते हैं। हाइपरटेंशन क्या है कि जब हमारे जो आर्टरी वॉल पे ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा लगाने लगता है, इस पे फ्लो ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये चीज के बारे में जाने, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे सेकंड डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। बहुत सारे बोलते हैं कि पैथोजेनेसिस नहीं बताया, तो पैथोजेनेसिस को अपने से लिखना चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी समझाता हूं। जैसे कि मैंने क्या हुआ था, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण से, जैसे कि हमारे जो आर्टरीज था उसके इनर लेयर में कौन सा होता है, एपिथेलियल लेयर होता है। तो इंजर्ड करने के कारण से कोई भी वजह, जैसे अल्कोहलिज्म हो, स्मोकिंग कर लेता हो, या फिर फैटी डाइट वगैरह लेता हो, तो जिसके कारण से क्या हो गया कि उसके वो कॉजेस हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ हाई फैटी डाइट हो गया। तो ये सब कॉजेस के कारण से क्या हुआ, जो हमारे उसको जो एंडोथेलियम लेयर था, क्या हुआ, जो यहाँ पे आर्टरीज आप देख रहे थे उसके इनर लेयर में हो रहा था, जो इनर जो लेयर था इसमें ना प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसी में होने के कारण क्या होता, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था। तो क्या होगा, जो इनर लेयर है आर्टरी का उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल का या फिर लिपिड वगैरह है उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा, तो फैटी स्ट्रिप एक लेयर बन जाएगा, इस तरह से लेयर बन जाएगा। लेयर बनने के कारण क्या होगा, या प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन करने का मतलब यहाँ पे वो बढ़ते चला जाएगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के कारण उसको क्या बन जाएगा, फाइब्रस प्लेग बनेगा। जो मैंने बताया था आपको कि प्लेग का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो यही पैथोजेनेसिस था कि फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिप बन जाने के बाद प्रोलिफरेशन होगा और प्रोलिफरेशन होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ प्लेग अति फाइब्रस प्लेग का होगा और लास्ट में क्या करेगा, पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी डिजीज हो उसका पैथोजेनेसिस आप खुद से लिख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो आप अच्छे से अपने आप लिख सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में कि क्या है एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे जो हार्ट को है उसको फंक्शन करने के लिए क्या होता है, ब्लड की जरूरत होती है। जो हार्ट मसल्स है उसको ब्लड की जरूरत होती है वो हार्ट को फंक्शन करने के लिए। तो क्या होता है कि जब टेम्पोररी उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई उसे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट का जो वर्कलोड है उसको इंक्रीज कर देता है और उससे ब्लड का सप्लाई मिल नहीं पाता है। तो उसी के वजह के कारण से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से इसका टाइप है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो बोला कि एंजाइना इज अ चेस्ट पेन resulting from a temporary insufficient of blood supply to the heart of the muscle। क्या होगा, जब insufficient amount में blood का सप्लाई होता हो हार्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने क्या बोला कि जैसे कि जो हार्ट है इसको ब्लड को सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई करता है। तो मानिए जैसे कि कोरोनरी यहाँ पे आर्टरीज ये हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे तो ब्लड यहाँ तो मोटा ये क्या हुआ ठीक होने का, इसमें तो ब्लड तो पूरे पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी वजह के जो थी ना वेसल्स हुए आर्टरीज का, उसमें क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया।
तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा कि जो यहाँ का जो मसल्स है उसको क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यहाँ का जो वर्किंग है वो प्रॉपर्ली तरीके से नहीं कर पाएगा। उसी के कारण से क्या होता है, हम लोग को एंजाइना पेक्टोरिस होता है, या टेम्पोररी होता है। जैसे कि देखो इसका टाइप बहुत सारा है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है एंड टाइप 4 होता है। टाइप 1 कहने का मतलब उतना भी नहीं, जैसे कि काम बहुत ज्यादा काम करने लगा हो, दौड़ने लगा, दौड़ने के टाइम में क्या हुआ, उसको हार्ट पेन करने लगा, चेस्ट पेन करने लगा। जब वो रनिंग कर रहा था तब चेस्ट पेन किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रनिंग करते हैं तो हम लोग को एनर्जी की जरूरत ज्यादा होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि O2 का सप्लाई पूरे बॉडी में ज्यादा चाहिए, तो ये क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर्ली तेजी से अपना फंक्शन करता है। तो जब इसको पूरी तरह से ब्लड मिल ही नहीं पाएगा, टेम्परेरी क्या होगा, ब्लॉकेज हो पाएगा यहाँ पे। जैसे कि ब्लॉकेज होने के कारण क्या होगा, ब्लड तो इधर पास हो नहीं यार, लेकिन क्या हार्ट को तो फंक्शन तेजी में करना है, क्योंकि यार रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा हम लोग को जरूरत होती है और एनर्जी के भी। तो जब ब्लड का सप्लाई होगा ही नहीं तो क्या होगा, वो हम लोग को बॉडी को उतने अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन होने के लिए एटीपी का फॉर्मेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना जरूरी है। तो ये क्या होगा, चेस्ट पेन उस टाइम में करेगा। या फिर सेकंड टाइप में क्या होता है कि जैसे कि आप पर्सन कोई है, ठीक, वो नॉर्मली वॉकिंग ही कर रहा है, चल रहा है पैदल चलते हुए, या फिर कोई वजन लिफ्ट किए हुए है, तो उस टाइम में उसका चेस्ट पेन करने लगा। तो उस टाइम में क्या, उससे कम हुआ। कोई पर्सन है वो सिर्फ मतलब पैदल हम आराम से चल रहा है, पैदल जब चल रहा है थोड़ा देर ही, तो फ्रेंड्स मैंने टाइप 2 के बारे में बात की कि जैसे कि कोई पर्सन क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था कि जैसे कि रनिंग वगैरह या फिर वो ओवर वर्किंग कर रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, ब्लड उसको हार्ट को फंक्शन करने के लिए ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में करना है तेजी से। तो जिसके कारण क्या होगा, ये तो ब्लॉकेज के कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो जिसके कारण वो हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो ये फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। थर्ड तो चेस्ट पेन करेगा। थर्ड मैंने बताया कि जैसे कोई पर्सन है वो पैदल नहीं चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं कर रहा है, तब भी उसको चेस्ट पेन हो रहा हो, मतलब उसको में क्या ब्लॉकेज के कारण उसको तब भी दिक्कत हो रहा हो। और एक थर्ड होता है, फोर्थ होता है, जैसे कि कोई पर्सन है सोने के टाइम में क्या होता है, उसको चेस्ट पेन वगैरह कर रहा हो, मतलब रेस्ट पोजीशन में भी है, तो भी उसका जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें क्या चीज है, ब्लॉकेज है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड का पूरा फ्लो नहीं मिल पा रहा है हार्ट मसल्स को, जिसके कारण हार्ट जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरह से वर्क नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से फ्रेंड्स का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 ऐसे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स दूसरे डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बारे में कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में इसमें क्या होता है, मसल्स डेड करने लगते हैं। जब क्या होता है, ब्लड का सप्लाई स्टॉप हो जाता है, जो बहुत कोरोनरी आर्टरीज के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो जब वो ब्रांचेज में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परमानेंट ब्लॉकेज रहता है, तो उसके में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता ही नहीं है, तो जिसके कारण से O2 के डिफिशिएंसी से जब ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंचने के कारण ऑक्सीजन उस मसल्स को जाकर मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, जो मायोकार्डियल जो लेयर होता है उसका जो मसल्स है वो क्या होता है, O2 के डिफिशियंसी के वजह के कारण क्या होता है, वो डेड करने लगता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको किस तरह से हम लोग जानेंगे कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को कब कब अटैक, एमआई का अटैक कब कब आया है, तो ये सबको ईसीजी के रूप में कैसे देखेंगे, इसके बारे में मैं फ्रेंड्स आपको लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसे जाने, क्योंकि ग्राफ, ईसीजी ग्राफ देखना बहुत ही जरूरी होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो प्लीज फ्रेंड इसे लास्ट तक देखें और समझ में आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं क्या बोला कि व्हेन मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्रांच इज इरप्टेड। हम क्या बोले, जो ब्रांचेज होता है इरप्टेड हो जाता है, जिसके कारण स्टॉप हो जाता है, ब्लड का सप्लाई जाता नहीं है। तो ब्लड का सप्लाई नहीं जाएगा, मतलब ऑक्सीजन है वहां पर उसका जो सप्लाई है वो also क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो वहां का जो एरिया का जो मसल्स है वो क्या करने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, डेड करने लगता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर मायोकार्डियल डेथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके पहले जो मैंने पढ़ा था फ्रेंड्स वो एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या था कि जैसे कि मानिए देखिए ये हार्ट हो गया, मैं रफली डायग्राम बना के बता दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या था, कोरोनरी आर्टरीज था। तो यहाँ पे जैसे कि ये ब्लड सप्लाई हो रहा था तो क्या होता टेम्पोररी टाइम के लिए, या फिर यहाँ पे क्या होता जैसे ये है तो नैरो हो जा रहा था। तो नैरो होने के क्या होता है कि यहाँ का जो मसल्स है यहाँ पास प्रॉपर अमाउंट में जितना ब्लड की जरूरत होती थी उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण उसको वर्क करने में दिक्कत होते थे, जिसके कारण चेस्ट पेन करता था। उसको हम लोग क्या बोलते थे, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मानो ये हार्ट हो गया हमारा, तो हार्ट में क्या हो वहां यहाँ पे क्या हो कि जैसे कि इसका जो आर्टरी ब्रांचेज है इसमें क्या हो जा रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का जो मसल्स है इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्रोसिस जानते किसको, कि जब क्या होता है डेथ करने लगता है, इनसफिशिएंट अमाउंट जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है जिसके कारण वहां का मसल्स डेथ करने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स डेथ करने लगा तो जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल डेथ होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जाने कि एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है जिसके बारे में भी जान गए। तो जितने भी आप डिजीज यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स वो क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सब में देख रहे हैं कि जो उसका जो ब्लड वेसल्स है उसमें या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है या फिर नैरो हो जा रहा है या फिर पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर जा रहा है, यही इसका कॉजेज हो रहे हैं। तो इसका कॉजेज के बारे में भी बताऊंगा, इसका साइन सिम्टम्स क्या करेगा जो भी मैं बताऊंगा, और इसके ट्रीटमेंट ये सभी के कॉमन है तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, और क्या क्या चीज डायग्नोसिस करेंगे ये सभी के बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड्स आप इसे लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ईसीजी ग्राफ के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं किसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक कितने बार आया है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे जो जितने भी न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। अब फ्रेंड्स बात करने वाले हैं पेरिकार्डाइटिस के बारे में कि ये डिजीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं आइटिस वर्ड लगा हुआ, जहां पे आइटिस वर्ड लगा हुआ हो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जहां पे भी आइटिस वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब क्या समझना, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या मतलब क्या हुआ कि पेरिकार्डियम, आगे का जो वर्ड है इसको रिलेटेड करो, क्या किस चीज को बता रहा है, तो ये क्या चीज को रिलेटेड कर रहा है, पेरिकार्डियम जो लेयर है हार्ट का जो सबसे आउटर लेयर है आउटर लेयर ऑफ हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। तो जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, जब पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जितने भी आप इन्फ्लामेशन बहुत सारे पढ़े होंगे उसमें क्या जितने भी इन्फ्लामेशन किसके कारण से होते हैं, या तो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह के कारण, यही सब कॉजेज होते हैं मेनली जो इन्फेक्शन अधिक इन्फ्लामेशन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पैथोजेन से, जैसे कि बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया क्या हो कि जैसे कि यहाँ पे ये लेयर मानो, ठीक, यहाँ पे मानो कि ये लेयर है, ठीक, अब इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया जैसे क्या, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे अपना टॉक्सिक्स है, जो अपना पे टॉक्सिक्स यहाँ पे जो सब्सटेंस है वहां पे रिलीज करेगा। तो हमारा क्या जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेगा, पैथोजेंस को किल करने के लिए आएगा ताकि वो जो अपना टॉक्सिक्स है वो पदार्थ यहाँ पे नहीं निकाल सके। तो जिसके कारण में जब यहाँ इन दोनों में लड़ाई होता है तो जिसके जो अगल बगल के जो लेयर मसल्स वगैरह टिश्यूज है वो में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होते हैं जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है। तो यही कारण है इन्फ्लामेशन का। कहीं भी कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट्स है, वो सब में अगर आइटिस वर्ड लगा हुआ है तो मेनली वहां पे कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो वहां पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सिंपल से बोल सकते हैं पैथोजेंस के कारण या फिर ट्रॉमा वगैरह के कारण क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, वहां पे इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स।
तो इसमें जैसे कि ट्रीटमेंट वगैरह में क्या यूज करेंगे, तो अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक, और पेन कर रहा है एनाल्जेसिक देंगे। तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स, इसको नॉर्मली अपने आप भी थोड़ा आईक्यू लेवल अपना लगाकर इसको आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बोला जाएगा सेकंड डिजीज के बारे में, मतलब बोला जाएगा कि मायोकार्डाइटिस के बारे में बोला जाएगा। तो मतलब क्या मिडिल लेयर मायोकार्डाइटिस, आइटिस वर्ड लगा हुआ है। आइटिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑफ कौन सा लेयर, मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। और कॉजेस भी लिख सकते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये सब, या फिर ट्रॉमा, एक्सीडेंट वगैरह भी डाल सकते हो कॉजेस में। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसका पैथोजेनेसिस कैसे लिखोगे, तो लिख सकते हो ड्यू टू एवं कॉजेज जितने भी है पैथोजेंस के कारण क्या हुआ, enters and क्या होगा वो toxic releases, then our antibodies fight with pathogens or then some near the muscles injured या फिर इंजर्ड होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे फाइट करने की वजह से क्या चीज हुआ, इन्फ्लामेशन कॉज हुआ। तो फ्रेंड्स आप नॉर्मली आप भी इसका पैथोफिजियोलॉजी आप इसका लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मायोकार्डियम में हो गया। अब एंडोकार्डाइटिस लिखना दिया, एंडोकार्डाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डियम मतलब एंडोकार्डियम लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बताया कि पेरिकोडाइटिस क्या है, मायोकार्डाइटिस क्या है और एंडोकार्डाइटिस क्या है, जिस तीनों के बारे में मैंने बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बात करेंगे एनोरिज्म के बारे में कि एनोरिज्म डिजीज क्या है। तो एनोरिज्म क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जितने ब्लड वेसल्स हैं या फिर आर्टरीज हैं तो क्या करते हैं उसके में क्या जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाए ड्यू टू क्या, जो उसको वॉल है उसमें क्या वीकनेस के कारण या जो ब्लड का प्रेशर के कारण क्या हो रहा है उसमें बल्ज आउट कर जा रहा है, जहां पे उसके जो ब्लड वेसल्स का जो वॉल है अति वीक पड़ जा रहा है, कमजोर होने के कारण वहां पे क्या हो जा रहा है, बल्ज आउट कर जा रहा है बाहर की ओर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोरिज्म हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में हम भी बात करने वाले हैं। तो बोला गया क्या कि एन एनोरिज्म इज ए डिस्टेंशन ऑफ एन आर्टरी burst and above weakness destruction of arterial wall। जब क्या चीज हो जाए उसमें डिस्टेंशन आ जाए, डिस्टेंशन मतलब उसमें क्या बोलते हैं दबाव के कारण बाहर की ओर निकल जाए तो उसको डिस्टेंशन बोलते हैं। और किसके कारण, वीकनेस के कारण, तो या फिर बोल सकते हो बैलून लाइक स्वेलिंग इन द वॉल ऑफ आर्टरी। जब आर्टरीज के वॉल पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोरिज्म बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, मानो हमारे आर्टरीज है और क्या है यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, ओके। लेकिन क्या कर रहा है कि ये प्रेशर दे रहा है, वॉल पर भी तो प्रेशर दे रहा होगा ना, तो यहाँ का वॉल कमजोर होने के कारण ये क्या हो, प्रेशर इधर की ओर लीक आउट हो जाता है, इधर की ओर प्रेशर आउटपुट करने के कारण क्या हो जाता है, इस तरह से बल्ज आउट कर जाता है। अब ब्लड इस साइड भी आते हुए फिर यहाँ से इसे पास करेगा, तो जब बल्ज आउट हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोरिज्म बोलते हैं। एनोरिज्म डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो सभी टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसके कॉजेस के बारे में जानते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे कि मानो ये आर्टरीज है, ओके, इसमें क्या होगा, प्लेग का फॉर्मेशन हो सकता हो गया, मतलब अर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा, अब जो ब्लड ये पूरा यहाँ जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें क्या था, इसमें ब्लड पूरा इस तरह से पूरे में पास आउट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या ब्लड तो आ रहा लेकिन क्या ये पूरा में पास आउट नहीं हो रहा, लेकिन प्रेशर तो इधर से उतना ही इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इधर की ओर इस पे प्रेशर लगाएगा। अगर इसका वॉल वीक रहेगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ का जो वॉल है ये वीक आउट होके इस तरह से अंदर की ओर पुश आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलून एंड एक्सटर्नल फॉर्मेशन कर जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एनोरिज्म हो जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण हो रहा है, प्लेग का फॉर्मेशन होने के कारण हो रहा है, तो ये सब इसका कॉजेस हो गए।
तो इसमें क्या क्या चीज ट्रीटमेंट यूज करेंगे ये सभी के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स की एनोरिज्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये सभी के बारे में अभी हम बताने वाला हूं। फ्रेंड्स एनोरिज्म के टाइप्स के बारे में तो बेसिकली मैं यहाँ पे 4 टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। फर्स्ट बात करता हूं फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म के बारे में, सेकंड बात करूंगा सेकुलर एनोरिज्म के बारे में, थर्ड बात करूंगा डिस्टेंशन एनोरिज्म के बारे में, एंड फोर्थ बात करूंगा कि फॉल्स एनोरिज्म के बारे में। और एक और होता है उसको बोलते हैं ट्रू एनोरिज्म बोलते हैं। तो ये सभी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म के बारे में कि ऐसा जो आर्टरीज है उसमें ऐसा बैलून कैसा फ्यूजिफॉर्म करेगा चारों तरफ से पूरे पूरे होल वॉल में जब क्या चलो बल्ज आउट कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के बल्जेशन को, इस तरह बैलून का स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। फ्यूजिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। सेकुलर मतलब जो वन साइडेड हो, जैसे कि ये वॉल है तो वन साइड में बल्ज आउट कर जा रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर एनोरिज्म बोलते हैं। सेकुलर और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकुलर और फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म को ही क्या बोलते हैं, ट्रू एनोरिज्म बोलते हैं। ट्रू एनोरिज्म बोलते हैं, इसी के पार्ट्स में आते हैं। आप एनोरिज्म को हमारे पैथोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं। डिटेल में आपको एनोरिज्म के बारे में, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में, यानी जितने भी आपके पास डिजीज हैं जो यहाँ पे मैंने आपको रिव्यू करवाया, आपको ये जो समझाने की कोशिश की, तो ये सभी डिजीज डिटेल में आपको पैथोलॉजी में आपको मिलेगा। उसमें बस इसमें है कि सभी का पैथोजेनेसिस भी दिया हुआ है और उसमें कुछ अलग अलग मेन पॉइंट्स है वो भी बताया गया है। तो प्लीज आप उसे जरूर जाकर उसमें देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से बात किया। फॉल्स एनोरिज्म क्या होता है कि जैसे कि ये सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंशन एनोरिज्म के बारे में कि जैसे कि ये जो आर्टरीज का वॉल है, हम लोग जानते हैं वॉल का 3 लेयर होता है, इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना। इसको बोलते हैं सबसे लास्ट वाले को इंटरना, इसको बोलते हैं मीडिया और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक, एक तो ये क्या होता है, 3 लेयर होते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कि पहला लेयर को कंप्रेस किया तो इसको भी दबाव दे दिया और ये जैसे कि मानो ये लेयर में नहीं हुआ, सिर्फ ये बल्ज आउट कर गया या फिर ये दोनों लेयर हुआ और ऐसे बल्ज आउट हो गया, तो कोई एक लेयर या फिर 2 लेयर को लेकर जो बल्ज आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंशन एनोरिज्म बोलते हैं। और इसको ट्रू एनोरिज्म क्या बोलेंगे जो मैंने बताया। क्या ट्रू एनोरिज्म का बात है, क्या फॉल्स एनोरिज्म के बारे में कि जैसे कि ये हमारे आर्टरीज है, ठीक, इसके पहला लेयर को ब्रेक डाउन कर दिया और ये जो ब्लड है जो इसमें आ गया इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, ये दोनों को रैप्चर करके जब ये बल्ज आउट कर जाता है या फिर इसको भी बल्ज आउट करके ब्लड जब बाहर की ओर निकल जाता है, इसको वो क्या बोलते हैं, फॉल्स एनोरिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया एनोरिज्म के टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में कि अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो मैंने पीछे के डिजीज में मैंने बताया था कि अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है कि जब हमारे जो ब्लड वेसल्स है या फिर वो चाहे आर्टरीज हो या फिर चाहे वो वेन हो, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता हो या फिर उसमें थिकनेस हो जाता हो या फिर नैरो हो जाता हो, तो वो किसके वजह से, या फिर फैट का डिपॉजिट होने की वजह से या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट बढ़ने के कारण से वो हार्डनेस हो जाए या फिर उसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता हो, ब्लड वेसल्स में नैरो होता हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इट इज डिफाइंड एज द एक्युमुलेशन ऑफ फैट ऑफ द ब्लड वेसल्स। कहां पे, ब्लड वेसल्स में फैट का एक्युमुलेशन हो जाए, वो चाहे आर्टरी हो या फिर वेन हो या फिर हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या फिर हार्डनेस हो जाए, किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाने की वजह से, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज हो जाना जिसके वजह से, या फिर सेरम में इंक्रीज हो जाने के, सेरम इंक्रीज करने की वजह से जब ब्लड वेसल्स है, जैसे कि मानिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ओके, तो ये ब्लड वेसल्स का पहले ये क्या था, इतना इसका स्पेस था, ठीक ना, तो ये क्या हुआ, इसको कोलेस्ट्रॉल ऐसे के कारण से क्या हुआ, ये थिकनेस बढ़ गया,
जो पैसेज था वो नैरो हो गया। तो नैरो हो जाने के कारण से क्या हो, पहले ब्लड ये पूरा इस पूरे में फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब ब्लड जो है सिर्फ इतना ही हिस्से में फ्लो करेगा, इतना नैरो में। तो जिसके कारण से क्या होगा, यह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, ब्लड है जो उतने अच्छे से क्लियरली पास आउट नहीं हो पाएगा। जो भी ऑर्गन में जो मतलब ब्लड सप्लाई की जरूरत है वहां पे प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से डिफरेंट प्रकार के डिजीज हो सकते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात किए थे, और बहुत से सीएडी के बारे में बात किए थे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। इस तरह से डिफरेंट डिजीज के बारे में मैंने बात किया था। अब हम फ्रेंड्स जितने भी डिजीज हैं ये सभी के अब डायग्नोसिस क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और इसका मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये सभी के बारे में हम बताने वाले हैं। फ्रेंड्स सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, तो सभी का साइन एंड सिम्टम्स सभी का देखते हुए अभी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप प्लीज इसे लास्ट तक बने रहें और हमें ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात करने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में और कॉजेस के बारे में। जितने भी डिजीज थे उसके कॉजेस क्या क्या होंगे, इटियोलॉजी ये सेम होते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला फ्रेंड्स, या तो उसका जेनेटिक हो सकता है या फिर कोई भी डिजीज हो। जितने भी मैंने बताया था वो चाहे एंजाइना पेक्टोरिस हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, सीएडी हो, उसका सबसे पहला मेन कॉज क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। स्मोकिंग सब में सेम रहेगा। डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज पेशेंट में क्या होगा, शुगर का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, फैट का ज्यादा फॉर्मेशन होगा, तो जिसके कारण उसका आर्टरी जो है वो जल्दी से ही ब्लॉकेज, उसमें गाढ़ा ब्लड का गाढ़ा होने के कारण क्या होगा, सही से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण से डायबिटीज हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल मैटर रखता है कि कहां पे वो वर्क करता है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में वर्क कर रहा हो तो वहां पे क्या होगा, उसको दिक्कतें होंगे, तो जिसके कारण हो सकता है। या फिर अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। फिर ओबेसिटी के कारण बहुत ज्यादा हेल्दी है, हेल्दी होने के कारण क्या होगा, वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सभी कॉजेस हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर वो काम कोई भी काम नहीं कर रहा फिजिकल एक्टिविटी, तो जिसके कारण क्या होगा, ये होने के कारण फैट लेवल है वो उसका इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो उसका आर्टरीज है उसमें फैट का डिपोजिशन बहुत जल्दी से होगा, जिसके कारण ब्लॉकेज वगैरह होंगे। फिर बात करते हैं हाइपरटेंशन के केसेस में। मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब भी हाइपरटेंशन में क्या होगा, या तो जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा, तो जिसके कारण एनोरिज्म के कारण अधिक हो सकता है, बल्जर का फॉर्मेशन ले ले, या फिर रैप्चर भी कर सकता है। तो रैप्चर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फिर प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कॉजेस जितने भी मैंने हार्ट डिजीज आपको बताया है वो सभी में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या चीज ट्रीटमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जैसे कि जिसको हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बीपी रहने लगा तो उसको क्या करेंगे, उसको बीपी को कंट्रोल करेंगे। फिर या फिर उसको चेस्ट पेन कर रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, या फिर मेडिकल में जैसे कि किसी को क्या हो रहा है कि अब कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स तो उसको वैस्कोडाइलेशन देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल देंगे। तो ये सब चीज जो ड्रग्स है ये सब देंगे। तो फ्रेंड्स हम इस ड्रग्स के बारे में अगले नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।